आप लोग कल वाला सारा रिवीजन कर लिए हैं? कुछ सवाल पूछ लें। पहला सवाल पूछते हैं, ऊटी नामक हिल स्टेशन किस पर्वत पे स्थित है? पूर्वी घाट पे, नीलगिरी पे, उधर में। ऊटी नामक जो हिल स्टेशन है वो किस पर्वत पे स्थित है? नीलगिरी पे। और गुरु शिखर किस पे है? गुरु शिखर किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली में है। ठीक है। पीछे से, पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तरी भाग में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? आर्कियन चट्टानें। और कोई? बैसाल्टिक चट्टान ना। आर्कियन मत कहिए उसको, क्रिटेशियस काल का बैसाल्टिक चट्टान। आर्कियन उसका आंतरिक भाग है, क्योंकि क्रिटेशियस काल में लावा का उद्गार हुआ, इस कारण से वहां बैसाल्टिक संरचना का विस्तार हो गया। ठीक है, मोटा मोटी समझ में आ गया है आप लोगों को। एक सवाल कोई और बता सकता है कि भाभर, तराई, बांगर और खादर में सबसे उत्तर में कौन है? सबसे उत्तर में भाभर ही है। ठीक है, आसान सा टॉपिक है। क्या हो गया? आज ना बाहर बाहर आ रहे हैं, इस कारण से क्वेश्चन तैयार नहीं कर पाए हैं, लेकिन कल टेस्ट है ना आप लोगों का। प्रायः हम आते थे घर से, तो आज आज सुबह से ही बाहर निकले हुए थे, इसी कारण से हम सेट ही नहीं कर पाए। तो समझाते हैं आप लोगों को। आज का जो टॉपिक रहेगा, जो बचा बचा रह गया है, तटीय मैदान ना, जो कोस्टल प्लेन है, तटीय मैदान, और एक आइलैंड हो गया, द्वीप समूह। इसी कारण से आज लिखवा देंगे आप लोगों को। पीपीटी में होता था तो हमको लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं था। तटीय मैदान का ध्यान रखेंगे और द्वीप समूह। आप लोगों को पर्वतीय प्रदेश हो गया है, विशाल मैदान हो गया है, और प्रायद्वीपीय पठार हो गया है। दो हिस्सा और बच गया था, तटीय मैदान और रेगिस्तान भी कर लेंगे आज। रेगिस्तान में तो कुछ है नहीं, एक ही जगह रेगिस्तान ही है, थार। तटीय मैदान में भूगोल के एंगल से आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या है? हाँ, दर्रा बता देंगे। दर्रा वैसे आप लोग खुद ही से पढ़ सकती हैं, तो पढ़ लीजिएगा, एक आध पन्ने में कहीं पे होगा तो। क्योंकि अब 17वीं बीपीएससी का 30 सितंबर को है ना। तो जल्दी में थोड़ा खत्म करते हैं, क्या कि लेट करें? 30 सितंबर को है जो नया वाला नोटिफिकेशन आया है ना। कितने लोगों को देना है बीपीएससी? तो ढेर, इतना सारा है, तो जल्दी खत्म कर देंगे तो आपके लिए रिवीजन का आसान रहेगा, ना तो फिर लंबा खिंच जाएगा, है ना। नहीं भी होगा तो 2 ही दिन पहले डेट दी है ना बीपीएससी, लेकिन नया कैलेंडर दी है ना। तो इसमें 2 तरीके का र्यूमर है। एक ये भी है कि कम सीट में करा सकती है 30 तारीख को, फिर आप क्या कर लेंगे? 1 महीना नहीं, 20 दिन देगी। तो कितना डिले हो सकता है? 1 सप्ताह का ही ना। तो हम लंबा खींचें? नहीं ना। किसी को इंटरनल खबर नहीं है। कौन सर बोल दिया? अभी मुख्यमंत्री नहीं बता पाएंगे। अब ये चेयरमैन के ऊपर डिपेंड है, उनकी इच्छा शक्ति पे है। मुख्यमंत्री से मिल करके जाके बोल देंगे कि सीट नहीं आया, हम कराएंगे, वो करा देंगे। किसी के पास इंटरनल सूचना नहीं होता है। हैं? लॉन्ग? अब एक बार हम यहाँ के मैनेजमेंट टीम से बात करके फिर आपको बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो नया कैलेंडर दी है उस हिसाब से तो मानना पड़ेगा कि 30 को पेपर है ना। माना जाए पहले। अच्छा ठीक है, हम दर्रा पढ़ा देंगे। कोई और कुछ दर्रा में है क्या, उसको अभी भी बता देंगे। उसमें करना नहीं रहेगा, बस आपको खाली रटवाना रहेगा, समझ गए? ये दर्रा वहाँ है, वो दर्रा वहाँ है। समझिएगा यहाँ पे, जब हम, जो लोग नए आए हैं ध्यान रखेंगे, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो 3 टॉपिक कर लेते हैं: तटीय मैदान, द्वीप समूह और रेगिस्तान। जो नए आए हैं या अभी देर से आए हैं उनको पता चला है कि ऐसा लिखवा क्यों रहे हैं। तो हम बाहर बाहर आ रहे हैं, इसलिए पीपीटी पे पूरा अरेंजमेंट नहीं कर पाए हैं, लेकिन समझा सारा देंगे, लिखवा सारा देंगे। और कल आप लोग की क्लास में टेस्ट है ना। कल तो मेरी क्लास नहीं चलेगी।
हम ले लिए इन्फॉर्मेशन, बताया गया है कि कल टेस्ट है। क्लास नहीं, हमको दरअसल कल बनारस रहना है, हमको बनारस रहना है, बीएचयू में रहना है। तो कल इसी कारण से पूछे तो बोले कि कल ऑलरेडी टेस्ट है इन लोगों का, तो कल हम वैसे भी नहीं ले पाएंगे, मंडे को लेंगे आप लोगों का। और मंडे को आने के बाद मिट्टी समाप्त कर देंगे पूरा। एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा ना तो ठीक रहेगा। जैसे देखिए, भारत का भूगोल हो गया, उसके बाद भौतिक भूगोल बताना पड़ेगा, और विश्व का भूगोल कराना पड़ेगा, जिसमें पूरा का पूरा जो कंटिनेंट है ना। इसमें समय लग जाएगा 1 महीना, और आप लोग जिस रफ्तार से पढ़ रहे हैं वैसे करेंगे तो 1.5 महीना लग जाएगा। और एक बार भी पढ़ लीजिएगा तो घर पे पढ़ना आसान हो जाएगा। या देखते हैं समय बढ़वा लेते हैं, जैसा भी हो। तो तटीय मैदान, द्वीप समूह और रेगिस्तान, 3 से 5 मंडे को बताते हैं। हमको आज भी क्लास लेने का मन नहीं था। क्लास लेने का मतलब ये है कि कम से कम भूगोल में ना पूरा नक्शा होना चाहिए, बिना मैप का लेने में असुविधा होता है। हम जैसे अब बोल दें आपसे कच्छ का मैदान, तो आप लोग क्या इमेजिन कीजिएगा? एटलस है सबके पास? सबके पास है, लाइन ही है, बहुत अच्छा की है, ठीक है। ऐसे ही कीजिएगा आगे भी, मतलब न लाना ही एक कितना वजन हो जाता है। नहीं, एटलस लेके आना है। क्यों? जो ऑक्सफोर्ड का एटलस है ना, और उसमें जो मैपिंग किया है वो गूगल पे नहीं है। अभी हम जैसे आप लोगों को दिखा रहे हैं, अभी यहीं बैठ करके निकाल रहे थे। तो ये जो कच्छ का पूरा जो प्रायद्वीप है, ये जो ऑक्सफोर्ड में दिया है ना, वो मैप में नहीं दिया है। गूगल का जो ये तो गूगल का तस्वीर हो जाता है, उतना अच्छा नहीं दिया। आप लोग देखिए, कम से कम जिनके पास एटलस है वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। अब ये है कि अब इसमें कुछ डिटेल लिखा नहीं है। अब इसमें नदी भी नहीं बनाया है। कच्छ के रन में अगर हम आपको बताएं कि उत्तर से लूनी आ रही है, फिर इधर से भी जो साबरमती है ना, तो कैसे हो पाएगा? हम लोग का 4th डिवीजन है तटीय मैदान और द्वीप समूह। बाद में हम रेगिस्तान भी पढ़ लेंगे। तो तटीय मैदान भारत का पश्चिम और पूर्वी तट के बीच में है, ठीक है। इसका जो लोकेशन है, एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ पर्वत है। इन पर्वतों के बीच में ही तटीय मैदान की स्थिति है, लोकल। ये पर्वत हो गया, ये पूरा का पूरा इलाका तटीय मैदान है। अब इसमें जो भूगोल के विद्वान हैं वो मत है कि नहीं है, एक मत पे नहीं है। किन्हीं का कहना है कि तटीय मैदान जो है ये गुजरात के कच्छ तक विस्तृत है, और बहुत सारे लोग बताते हैं कि नहीं, ये मुंबई से ही साउथ में कन्याकुमारी तक है। तो हम मान के चलते हैं कि कच्छ तक ही तटीय मैदान का विस्तार है, कच्छ तक तटीय मैदान का विस्तार है। और इधर में उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु यानी कि कन्याकुमारी तक का विस्तार है। अब सवाल उठता है कि इस तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण कैसे हुआ है? जैसे आप लोग देखें कि हिमालय का निर्माण हुआ, मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हुआ, तटीय मैदान के निर्माण में किन कारकों का योगदान रहा है? तो भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान के निर्माण में एक तो नदियों के द्वारा लाए गए मलबा प्लस समुद्री निक्षेप, इन दोनों का योगदान है। इसीलिए बीपीएससी या कोई परीक्षा में अगर ये सवाल रहे कि तटीय मैदान के निर्माण में किसका किसका रोल है, तो नदियों के द्वारा लाए गए मलबों का ही रोल है और समुद्री निक्षेप का भी रोल है, ये दोनों होगा। अब सवाल उठता है कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में चौड़ा कौन है? पूर्वी तटीय मैदान। इसके पीछे कारण ये है कि पूर्वी भाग में बहने वाली जो नदी है वो लंबी और चौड़ी नदी है, और अपने साथ मलबा ज्यादा प्रवाहित करके लेके आती है। इस कारण से तटीय भाग में विशाल मलबे का निक्षेप कर देती है। इस कारण से जो पूर्वी तटीय मैदान है वो चौड़ाई में ज्यादा है, वो चौड़ाई में ज्यादा है। पूर्वी तटीय मैदान कहीं कहीं बहुत संकरा है, जैसे कन्नड़ का तट बहुत संकरा है ना। तो पश्चिमी तटीय मैदान पे शुरू करते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान में थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, आज लिखवा देते हैं, आगे टाइम से हमारा पीपीटी में सब लिखा हुआ ही रहेगा। पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण, पश्चिमी तटीय मैदान की भौगोलिक स्थिति, पश्चिमी तटीय मैदान की भौगोलिक स्थिति भारत के दोनों तटों पर है, भारत के दोनों तटों पर है
यानी कि कोस्टल एरियाज में है, भारत के दोनों तटों पर है। जहां एक तरफ सागर तथा दूसरी तरफ पर्वतों की स्थिति है, इन दोनों के बीच में ही है, जहां एक तरफ सागर एवं दूसरी तरफ पर्वतों की स्थिति है। भारत के इस तटीय मैदान का निर्माण, भारत के इस तटीय मैदान का निर्माण, भारत के इस तटीय मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स या निक्षेप, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद या निक्षेप से तथा समुद्री निक्षेप से हुआ है। नदियों के द्वारा लाए गए मलबा तथा समुद्री निक्षेप से हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान की लंबाई या विस्तार, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात के कच्छ से लेकर के, गुजरात के कच्छ से लेकर के केरल तक है, केरल तक है। वहीं पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तट तक है। छूट गया तो बगल में कहीं देख लीजिए। उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक है। किनका छूट गया? ज्यादा राइटिंग मत बनाइए, थोड़ा फास्ट लिख लीजिएगा। एग्जाम में आए तो एक डायग्राम ऐसा आपका बन जाएगा, शुरू में सारा चीज दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे पश्चिमी तट है, कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान, कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान, ठीक है। कोंकण तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, उसके बाद मालाबार तट, मालाबार तट। पूर्वी तट की तरफ अगर बढ़ें तो उड़ीसा वाला उत्कल कहलाता है। उसके बाद उत्तरी सरकार, और उसके बाद कोरोमंडल। कोरोमंडल नाम कौन दिया है? ये अंग्रेजों के द्वारा पड़ गया। पहले उसको चोल मंडलम कहा जाता था। अंग्रेज आए तो चोल मंडलम बोल नहीं पाते थे, वो कोरो कोरो कहना शुरू कर दिए, तो उसी से कोरोमंडल हो गया। ये डायग्राम आप लोग ऐसे ही बना दीजिएगा, अगर एग्जाम मेंस में पूछा जाए तो। थोड़ा बढ़िया राइटिंग और बढ़िया मैपिंग कर दीजिएगा, थोड़ा सजा लीजिएगा। 1 2 3 4 5, इधर में 1 2 3, 1 2 3। और ऐसे करने के बाद एक डायग्राम दिखा देंगे जो गूगल पे अच्छा दिया है, इसको करेंगे ऐसे। तो ये कच्छ है, काठियावाड़ हो गया, ठीक है, या तो गुजरात या काठियावाड़। उसके बाद कोंकण प्लेन, उसके बाद कर्नाटक कोस्टल या कन्नड़ प्लेन हो जाता है, उसके बाद मालाबार प्लेन है। अब इसमें ना उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको सजाने के लिए एग्जामिनेशन में देता है कि क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर आप बताएं। पांचों को सजा लेंगे आप, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। तो ये हो गया पश्चिमी तटीय मैदान। इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान में उत्कल प्लेन्स हो जाता है, उत्कल का मैदान। उसके बाद उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, ये 3 हो जाता है। तो एक तो मैप आप ऐसे बना लेंगे, ये वाला फोटो बना करके बगल में ही कहीं से दिखा दीजिएगा, है ना, बगल में कहीं दिखा दीजिएगा। यहाँ 1 2 3 4 5 है ना, और इसका नंबरिंग कीजिएगा 6 7 8 या ABC। तो A B C
ये 3 मैप हो गया। तो इस तरीके से एक आध मैप आप लोग बना दीजिएगा, या पूरा चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में है, या मालाबार किस भाग में है, इसका लोकेशन पूछा जाता है। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कोरोमंडल में और मालाबार में ही। कोरोमंडल में ज़्यादा हो जाते हैं। कोरोमंडल ऐसा लगता है ना कि ये पश्चिमी तट पे स्थित है लेकिन पूर्वी तट पे। और एक इनका स्टेट वाइज भी पूछा जाता है कि मालाबार तट का जो विस्तार है वो किन किन राज्यों में है। मालाबार का जो विस्तार है वो किन किन राज्यों में है, तो मालाबार देखिएगा तो केरल में ही है, और कन्नड़ जो है, लेकिन कोंकण जो तट है वो महाराष्ट्र से लेकर के थोड़ा सा, हाँ, गोवा तक है, इसको याद रखिएगा। महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट का विस्तार है। थोड़ा हमको लगता है कि कर्नाटक का हिस्सा भी कवर किया है, ये गोवा है ना, इसका मैं इसीलिए ऑक्सफोर्ड को फॉलो कीजिएगा। ऑक्सफोर्ड में अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो माना जाएगा कि है। किताब में क्लियर नहीं दिया है, किताब में तो क्लियर ये भी नहीं दिया है कि इस मैदान यहाँ तक है। कई, क्योंकि जो चट्टाने हैं इस क्षेत्र की, जो चट्टान है वो क्रिटेशियस काल की चट्टान है, तो क्रिटेशियस काल की चट्टान हो जाने के कारण माना जाता है कि ये सब पूरा का पूरा यहाँ तक विस्तार है। जैसे कच्छ का जो ये प्रायद्वीप है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? आरंभ में ये द्वीप था, ये पूरा का पूरा इलाका द्वीप था, बाद में नदियों के द्वारा लाए गए मलबा से भर गया, इस कारण से वो अब भारत में सटा हुआ प्रतीत होता है। तो उत्पत्ति का भी देखिएगा तो अलग तरीके से व्याख्या हो जाता है। यही कारण है कि विद्वान सहमत नहीं है। लोगों का मानना है कि नहीं, पश्चिमी तटीय मैदान का जो विस्तार है वो मुंबई से लेकर के लास्ट में कन्याकुमारी तक है ना। अब धीरे धीरे सब पे हम बात कर लेते हैं। अब जैसे कच्छ का मैदान है, आप लोग एग्जामिनेशन में गए हैं क्या? उत्कल पे भी आएंगे, अभी एक एक पे सब पे वर्णन करना पड़ेगा, हम लिखवा भी देंगे। इतना तो लिख लिए ना। पहला स्टार्ट करते हैं कच्छ का तटीय मैदान। कच्छ का जो तटीय मैदान है उसका क्षेत्र, अब जैसे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं और इन सब का वर्णन करना है, तो आप क्या बताएंगे सबसे पहले? नहीं, सबसे पहले इसका भौगोलिक स्थिति बता दीजिएगा। पहला काम कीजिए, भौगोलिक स्थिति बताइए कि ये कहाँ पे है, भौगोलिक स्थिति। उसके बाद इसकी संरचना बताइए। जैसे देखिए, ये पूरा का पूरा जो इलाका है आपको दिख रहा है, ये लैटेराइट संरचना है। इधर में थोड़ा सा आइएगा तो जलोढ़ वगैरह ज़्यादा मिलेगा और बेसाल्टिक संरचना ज़्यादा मिलेगा। इधर आएंगे तो ये पूरा का पूरा दलदल है, खारा क्षेत्र है। यहाँ पे नमकीन मिट्टी, भारत का सारा आप कह सकते हैं या अधिकांश जो नमक है इसी इलाके से जाता है। इस इलाके से इतना जाता है कि यहाँ पे उजला नमक का परत ही बिछा हुआ दिखाई देता है, तो नमक का क्षेत्र ये हो जाता है। तो भौगोलिक स्थिति के बाद दूसरा पॉइंट दिखा दीजिए, इसकी संरचना। संरचना वहां पे ये मत कीजिए कि इतना लंबाई इतना चौड़ाई, ये सब मीन्स में नहीं लिखा जाता, ये सब पीटी का सूचना है। हम जितना आपको बता, जैसे हिमालय के बारे में आप लोग मेंस में ये मत लिखिए 2400 किलोमीटर ये है लंबाई है या 400 तक चौड़ाई है, कोई फायदा नहीं होगा। संरचना इसका बताइए। तीसरा पॉइंट क्या बताएंगे? किताब नहीं पढ़ना है, अपने से बता दीजिए। आर्थिक महत्व तो रहेगा, और हाँ, किस स्टेट में है, तो ये हो गया भौगोलिक संरचना हो गया। और उसमें इसका बताइए तीसरा पॉइंट, उसका आर्थिक महत्व। ठीक है, और क्या बता सकते हैं? चौथा बता दीजिए जलवायविक परिस्थिति। जलवायविक परिस्थिति जैसे आप लोग तो समझ जाएंगे तो बता सकते हैं कि इधर बारिश होती है या क्या है। तो ये पूरा इलाका शुष्क और अर्धशुष्क दोनों है। ये एरिड भी है, शुष्क और अर्ध शुष्क, सेमी एरिड दोनों है, अर्ध शुष्क। तो ये जलवायु कंडीशन बता दीजिए। इसके बाद इसका जो पर्यावरणीय संकट है, इस इलाके में पर्यावरणीय संकट क्या आ रहा है, मतलब पर्यावरणीय संकट बताइएगा तो आपको ना थोड़ा एक आध नंबर ज्यादा मिलेगा। पर्यावरणीय संकट है कि इस क्षेत्र में इस समय बारिश की मात्रा बढ़ गई है, यानी कि बाढ़ की स्थिति आ गई है, और अप्रैल मई के महीने में हम जबरदस्त सूखा की भी स्थिति है। ये सब का सब जलवायु परिवर्तन का ही यहाँ उदाहरण दिखाई दे रहा है। आप लोग
हर चीज में जलवायु परिवर्तन जुड़ी है, चाहे वो हिमालय का वर्णन करना हो, चाहे प्रायद्वीपीय पठार का करना हो, विशाल मैदान का करना हो, सब में जलवायु परिवर्तन। आप लोग किताब पढ़िएगा तो उसमें नहीं दिया रहेगा, दिया रहता है, लंबाई चौड़ाई करके बता करके छोड़ देता है, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन को जोड़ दीजिए ताकि आपका आंसर थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, तो पर्यावरणीय स्थिति बता दीजिए, पर्यावरणीय स्थिति। और अगर भूगोल ऑप्शनल होता तो उसमें सांस्कृतिक महत्व भी हो जाता। कच्छ फेस्टिवल होता है, हाँ तो आप उसमें लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है, करंट अफेयर्स लास्ट में जोड़ करके। लेकिन मान लीजिए कि हमको रट्टा नहीं लगाना है, अपने समझ के बेसिस पे लिखना है ना, तो ये पॉइंट उठा लीजिएगा, आपके मेंस का आंसर तैयार हो जाएगा। समझ गए, हो जाएगा। एक आध लाइन कोई बोलिए इसमें, तो कोई एक बोल दीजिए कच्छ के मैदान पे बिना देखे, ये इतना पॉइंट के अनुसार। कोई एक 5 लाइन भी बता दीजिए, एक एक लाइन करके। क्या भौगोलिक हिस्से में? हाँ, पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। और महाराष्ट्र कहाँ आएगा? गुजरात ही आएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि थोड़ा बोल लीजिएगा ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर। हाँ ठीक है, दलदली क्षेत्र है, ठीक है। और हाँ ठीक है, नमक के लिए होता है, खूब बढ़िया, ठीक है। हाँ, बाढ़ और सूखा की स्थिति ज्यादा बन रही है ना, हो गया। ये सब बता दीजिए। कौन सा? जलवायु में क्या बोले थे कि ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है। जैसे ये पूरा का पूरा आप इधर में आएंगे तो ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, ये भी वही कंडीशन है। लेकिन क्या, वन इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा झाड़ी वाला क्षेत्र है, वैसा वन यहाँ नहीं पाया जाता है। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे है, सदाबहार वन है, वैसा इधर में कोई मतलब दलदल इलाका है। हाँ एकदम वही तो बात है, वही समझना है आपको, क्षारीय संरचना ही है यहाँ पे। ये सब नहीं लिखना है, भूगोल को भूगोल के तरीके से, भूगोल को भूगोल के तरीके से। आपको स्टार्टिंग में जब बता दिए ना कि कई भूगोलवेत्ता मानते हैं कि यहाँ बस अपना शुरू कर दीजिए, ऊपर में लिख दिया है कि मानते हैं, उसका वर्णन नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, मतलब यहाँ से कच्छ से ही, अधिकांश नहीं मानते हैं तो आपको ये वाला लिखने से ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब इसी में किसी का 2 ठो कम दिखाई देगा, अब किसी का 2 ठो कम दिखाई देगा, ये दोनों कम दिख रहा है, तो नंबर किसको ज्यादा मिलेगा? नंबर किसको ज्यादा मिलेगा? जिसको पूरा रहेगा, है ना। जब भूगोलवेत्ता तर्क दे रहे हैं कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसका भौगोलिक जो विस्तार है वो चट्टानों के प्रकार के अनुसार यहाँ तक है, यानी कि क्रिटेशियस काल तक का जो चट्टान है वो यहाँ पे है, तो माना जाएगा कि ये पूरा का पूरा जो मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदान ही है, ठीक है। दोनों लिखने में ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आगे आप लोग लिखिए कच्छ का मैदान, लिखिए कच्छ का मैदान। इसकी भौगोलिक स्थिति, इसकी भौगोलिक स्थिति भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में ही आती है, ये आता है। इसकी भौगोलिक स्थिति भारत के पश्चिमी भाग में, भारत के पश्चिमी भाग में स्थित गुजरात राज्य में है, भारत के पश्चिमी भाग में स्थित गुजरात राज्य में है। यह क्षेत्र शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु का है। यह क्षेत्र शुष्क यानी कि सूखा, एरिड, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु का है। इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना, इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना दलदली प्रकार की है।
दलदली प्रकार की है, दलदली प्रकार की है। क्या बोले इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना दलदली प्रकार की है, दलदल है। कच्छ का रण, इसीलिए ऑक्सफोर्ड आप लोग देखेंगे ना तो वहां पे कच्छ के रण में वो डॉट डॉट बनाया है, ऐसे दिया होगा, देखे हैं आप लोग मानचित्र? तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये दलदल है। ये मैप पूरा क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो यहां पे दलदल है। ऑक्सफोर्ड में देखिए अच्छे से। हाँ, लेकिन भूकंप अभी मत जोड़िएगा उसमें, इसमें नहीं। देखिए, भारत का भौगोलिक विशेषता बता रहे हैं भू आकृतिक प्रदेश के बारे में। और जब आप भूकंप की चर्चा करेंगे तो उसमें जोड़ दीजिएगा। तो क्या लिखे आप लोग? कहां तक? कोई एक वर्ड बोल दीजिए। दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, भौगोलिक संरचना दलदली क्षेत्र है। यह क्षेत्र भारत का, यह क्षेत्र भारत का सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के कारण यह क्षेत्र, वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के कारण यह क्षेत्र बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित है, बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित है। हो गया? वैसे आपको इतना पूछेगा नहीं आप लोग, लेकिन थोड़ा आइडिया रखिएगा तो मेंस में लिखने में आसानी हो जाएगा। अब इसमें आपसे कोई पूछे कि इसमें लूनी नदी आकर के किधर से मिलती है, तो उत्तर से मिलती है, बस। चाहे तो आप जिक्र कर सकते हैं लूनी का, बस, ठीक है ना। और भी इसको तोड़िएगा तो नॉर्थ में ग्रेट रन हो जाता है और लिटिल रन साउथ में हो जाता है, लेकिन वो एटलस देख करके आप लोग अच्छे से कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए काठियावाड़ को बताते हैं। तो काठियावाड़ का जो भौगोलिक स्थिति है वो भी गुजरात में ही है, और गुजरात में जब इसकी भौगोलिक स्थिति है तो इसके उत्तर में कच्छ का रण हो जाता है, उत्तर में कच्छ का रण, पश्चिम में अरब सागर हो जाएगा और पूरब में खंभात की खाड़ी हो जाएगा। तो इसकी भौगोलिक स्थिति में लिख लीजिए एक लाइन। दूसरा पॉइंट खंभात काठियावाड़ का मैदान। सेकंड पे आते हैं काठियावाड़ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान यह गुजरात में स्थित है। काठियावाड़ का मैदान यह गुजरात में स्थित है। इस मैदान के उत्तरी भाग में, इस मैदान के उत्तरी भाग में कच्छ या कच्छ प्रायद्वीप, इस मैदान के उत्तरी भाग में कच्छ प्रायद्वीप, पश्चिमी भाग में अरब सागर, पश्चिमी भाग में अरब सागर तथा पूर्वी भाग में, पश्चिमी और दक्षिणी भी कर सकते हैं, और पूर्वी भाग में खंभात की खाड़ी है, गल्फ ऑफ खंभात की स्थिति है, गल्फ ऑफ खंभात। कई बार सवाल पूछा गया कि खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। छूट जा रहा है क्या? कैसे छूट जा रहा है? जहां छूटे अपने से सेंटेंस बनाइए ना एक वर्ड में, क्या दिक्कत है बताइए। पूर्वी भाग में खंभात की खाड़ी है, ये तो आप देख करके खुद से करिए। पूर्वी भाग में खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात। अगर हम सब लाइन बाय लिखवाएंगे तो आप लिखेंगे कैसे फिर? आपका ये स्थिति रहे कि जब लिखने बैठे तो सेंटेंस टूटे। इनका कॉपी चेक करते समय हम बता रहे हैं सारा, आप लोग में से कोई नहीं लिख रहे हैं सिवाय एक। तो जब सेंटेंस टूटता है तो उससे आप ज्यादा सीखिएगा। हम लिखवाएंगे तो हमसे ज्यादा बेहतर तो किताब में लिखा हुआ है। हम जो पढ़ा रहे हैं ना, आप लोग जा करके देखिए किताब में, लेकिन किताब पढ़ाने के लिए हम नहीं ना आए हैं यहाँ पे। आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए आए हैं, आपकी राइटिंग स्किल हो जाए। नहीं तो मालूम चलेगा कि आप सेलेक्ट हो गए हैं और एप्लीकेशन लिखने ही नहीं आ रहा है। आवेदन कहाँ लिखने आता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी लोगों को बोलने कहाँ आता है? आप लोग सुनते हैं कभी? बोलने ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि वो लोग बाय लक सेलेक्ट हो गए हैं। अधिकांश लोग हो गए, इसमें कहने की क्या बात है, हो जाते हैं लोग। 4 लाइन मीडिया को बोल कहाँ पा रहे हैं लोग।
अब जैसे मान लीजिए कि रिवीजन ही नहीं करके गए एग्जाम के टाइम में, लेकिन कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए भौगोलिक स्थिति भुला गए हैं, संरचना थोड़े भुला जाइएगा आप लोग इतना आसानी से, है ना कुछ तो लिख ही देंगे। नहीं तो बाढ़ चुका कर देंगे उसी में, या पर्यावरणीय स्थिति कर देंगे, है ना कुछ कर देंगे, आर्थिक महत्व बता देंगे। आप लोग नमक थोड़े इधर बता देंगे केरल में, ऐसा नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट रहेगा तो 10 लाइन 5 लाइन बोलने लिखने की स्थिति में रहिएगा। कई बार देखिए जो बीपीएससी में सेलेक्ट हो गए टीचर वाले में, उनसे पूछा गया कि राष्ट्रपति क्या है, कौन है, तो कुछ लोग कहाँ बता रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि रट करके गए हैं तो बहुत कम समय उनको याद रहा है, बाद में भूल गए हैं। नहीं, सेटिंग सबका नहीं है सेटिंग, बहुत सारे लोग जो मतलब रट के गए हैं। अभी हम यहाँ पे भी लिखवा देंगे ना कि द्रौपदी मुर्मू लिख करके दिखाई, तो बहुत लोग गलत हो जाएगा। इसी क्लास में हम बता रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू कह दें, बहुत सारे लोग अंग्रेजी में भी गलत कर देंगे। अंग्रेजी में लिखते हैं लोग DRAUP, है ना, तो ए नहीं है, वो ओ है वहां पे। खैर खैर आप लोग ना कॉन्सेप्ट लीजिए, क्लास में कॉन्सेप्ट लीजिए, बाकी रट्टा लगाना होगा। किताब है, बनवाल की किताब पढ़े हैं आप लोग ना, दृष्टि का भी है, ये है, उसमें सारा है। बस कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ अच्छा पॉइंट वहां से मिले आप लोग अपने आंसर में डाल दीजिएगा, है ना। तो काठियावाड़ का जो मैदान है तो गुजरात में स्थित है, खंबात की खाड़ी में। अब लिखिए यह क्षेत्र, या इस क्षेत्र में छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं, इस क्षेत्र में छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं। अब आप लोग ऑक्सफोर्ड के एटलस से देखिएगा कौन कौन सी पहाड़ी है। इस क्षेत्र में छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं। देखिए ऑक्सफोर्ड का एटलस देखिएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा पहाड़ी का, देखिए क्या उसमें मांडव पहाड़ी दिख रहा है, गिरनार दिखेगा, है ना। तो अब जैसे बीपीएससी पीटी में पूछ दे कि मांडव की पहाड़ी भारत में कहाँ स्थित है ना, गिरनार या गिर की पहाड़ी तो बता देंगे आप, लेकिन मांडव पूछेगा तो नहीं बता पाइएगा, है ना। जैसे कच्छ में देखिएगा तो कच्छ में एटलस में दिया होगा बेला द्वीप दिया है, खादिर दिया है ना, मच्छम द्वीप दिया है। एटलस देखिए, इसीलिए कह रहे हैं एटलस रखिए तो उसका यूटिलाइज कीजिए। लोग आप लोग लेकर के नहीं आए हैं क्योंकि हम आधा दिखा रहे हैं वही जो गूगल पे अवेलेबल है। हमको मैप बनाने आता नहीं ना है, उठाए कट पेस्ट कर दिए। ये कोई और कौन कौन करता है, ग्राफिक डिजाइनर करते हैं ये काम, किसका है मैप बनाना है? ग्राफिक डिजाइनर हम बनवाना चाह रहे हैं अच्छे से, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र क्या है नहीं पता चल जा रहा है, पता पड़ पाता है। सिर्फ हम ही नहीं, और भी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर देख रहे हैं, जैसे विजन का है तो विजन वाले भी इसी का इस्तेमाल कर दिए हैं, इसी का कर दिए हैं ना। तो उनके पास तो बड़ा टीम है, उनको तो अच्छा से बनवा देना चाहिए था। नेक्स्ट आईएएस भी ऐसा ही कर दिया है, इसी का वो कर दिया है, तो सब गूगल ही कर दिए हैं, मेहनत नहीं किए है ना। तो आप लोग मेहनत कीजिए ऑक्सफोर्ड के एटलस से, कॉपी में नोट कीजिए। देखिए बीपीएससी जा रही है यहाँ पे, आप बीपीएससी को हल्के में मत लीजिए, बीपीएससी को हल्के मत लीजिए। यहाँ से सवाल निकाल करके पूछेगी कौन सा लोकेशन कहाँ पे है, मांडव की पहाड़ी भारत की कहाँ पे स्थित है, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो यह क्षेत्र छोटी छोटी पहाड़ियों का क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र की चट्टानें, इस क्षेत्र की चट्टानें, वहां पे आप दलदली बताए हैं, रेतीली बताए हैं, नमकीन बताए हैं। इस क्षेत्र की चट्टानें बैसाल्टिक चट्टानें हैं, इस क्षेत्र की चट्टानें बैसाल्टिक चट्टानें हैं। अतः यहाँ काली मिट्टी का भी विकास हुआ है, यहाँ काली मिट्टी का भी विकास हुआ है। इस क्षेत्र में मूंगफली का उत्पादन होता है, गन्ना का उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में बैसाल्टिक चट्टान है, मतलब तट पे नहीं होगा, थोड़ा अंदर में होगा, ठीक है। तट पे तो वही निक्षेप वगैरह ही रहता है, लेकिन अगर पूरा का पूरा अगर हम प्रायद्वीप देख लें तो ठीक है। अब एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि यह क्षेत्र भी जलवायु परिवर्तन की समस्या से ग्रसित हो गया है। इस क्षेत्र में भी जलवायु परिवर्तन की समस्या आ चुकी है। इस कारण से वर्षा के दिनों में सामान्य से ज़्यादा बारिश
और गर्मी में सामान्य से ज़्यादा सूखा पड़ रहा है। इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की समस्या दिखाई पड़ रही है या प्रभावित हो गया है। अतः यहाँ वर्षा के दिनों में सामान्य से अधिक बारिश। अभी आप लोग को पता है कि सूरज डूब गया है, सूरज डूबा है ना, सूरत, न्यूज़ नहीं पता है, सूरज डूब गया है। सब नजर रखिए आप लोग खबर पे, कैसे पढ़ते हैं। नेता इसीलिए ठग लेते हैं कि सूरत बहुत डेवलप है, फिर आप तो सूरज जब डूब रहा है तो पटना तो और डूब जाएगा ना। जब सूरज डूब रहा है मतलब वो प्लान्ड टाउन है, वो डूब रहा है, तो पटना तो बिना प्लान का ही बना हुआ शहर है, बस गया है, हो जाएगी तो डूब जाएगा। एक बार बारिश हुआ था ना 3-4 साल पहले, हैं? हाँ, तो ये सब कैसे हो रहा है, अचानक से ज्यादा बारिश कैसे हो जा रही है? हैं? नवाबी, अच्छा, हाँ तो क्या नमामि गंगे तो आ गया है पटना में, काम चल रहा है। तो सामान्य से अधिक जब बारिश हो जा रही है ना, तो पूरा का पूरा इलाका वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझने लग रहा है ना। ठीक है, तीसरा लिखिएगा। अब आ जाइए कोंकण प्लेन में, कोंकण को भी समझिए। जो कोंकण प्लेन है इसका विस्तार जो हुआ है दमन से लेकर के गोवा के मरमा गांव आप कर दीजिएगा, या महाराष्ट्र और गोवा में हुआ है, महाराष्ट्र और गोवा में हुआ है। कोंकण प्लेन का जो विकास है, लिखना शुरू किए हैं, थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा समझा देते हैं। जो कोंकण तट है वो भारत के पश्चिमी तट का ही एक हिस्सा है, और उसके बाद इसका लोकेशन महाराष्ट्र और गोवा में है। यहाँ पे चट्टान कैसा पाया जाएगा? नहीं, इस क्षेत्र में जो चट्टान है, हाँ, इसमें बैसाल्टिक संरचना ज़्यादा रहेगा। इधर आइएगा तो लैटराइट मिट्टी का विकास हो गया है, लेकिन यहाँ लैटराइट मिट्टी का विकास नहीं हुआ है। ये पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में लैटराइट मिट्टी का विकास हुआ है। क्योंकि आप लोग को पता है कि क्रिटेशियस काल में पूरा का पूरा ये जो इलाका है वो लावा के उद्गार से प्रभावित हुआ था, तो स्वाभाविक है कि इस मतलब तट से थोड़ा नीचे ही जो चट्टान रहेगा वो बैसाल्टिक संरचना रहेगा। यानी कि यहाँ जो मिट्टी रहेगी वो हल्की काली टाइप में रहेगी, काली प्रकार की मिट्टी रहेगी। ठीक है, अब चूंकि मिट्टी है तो उससे खेती भी सीधा जुड़ा हुआ है, तो काली मिट्टी के कारण इस क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि चावल वगैरह होता होगा, कपास हो जाता होगा, है ना, मूंगफली हो जाएगा, तो ये हो जाता है। इसके बाद कोंकण प्लेन में भी आप लिखेंगे कि यह क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र शहरीकरण के कारण ज़्यादा प्रभावित है। जलवायु परिवर्तन तो है ही, लेकिन जो अनियंत्रित शहरीकरण हो रहा है, इस शहरीकरण के कारण इस क्षेत्र का जो पूरा तट है, इस क्षेत्र का जो तट है वो कंक्रीट में बदलना शुरू हो गया है। बात को समझ पा रहे हैं? हाँ, शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि रैपिड अर्बनाइजेशन, है ना। तो यहाँ का जो प्रभाव है एक और आपको मिल गया, क्या? तीव्र शहरीकरण का। इधर में आपको नहीं मिल रहा था, या कह सकते हैं इधर भी कि विकास कार्यों के कारण इसका क्षेत्र सीमित होते जा रहा है, तो यहाँ पर तीव्र शहरीकरण का प्रभाव दिखाई देगा। इस कारण से यहाँ की भी जो भौगोलिक स्थिति है, या आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम ही प्रभावित हो रहा है। पश्चिमी घाट इसी कारण चर्चा में होता है ना, कि पश्चिमी घाट का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रभावित इस समय हो रहा है। उसको आप लोग लिखिएगा। लिखिए आगे कोंकण प्लेन के बारे में, कॉन्सेप्ट लेकर अपने से भी लिख सकते हैं। कोंकण प्लेन लिखिए। यह मैदान भारत के पश्चिम तट पे स्थित, इस मैदान का विस्तार या यह मैदान भारत के पश्चिमी तट पर स्थित महाराष्ट्र एवं गोवा राज्यों में है। महाराष्ट्र एवं गोवा राज्यों में है। महाराष्ट्र एवं गोवा राज्यों में है। ठीक है, अब देखिए बीपीएससी का सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि कोंकण प्लेन का विस्तार भारत के इन राज्यों में है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 रहेगा। ठीक है ना, जिसमें पहला महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद गोवा रहेगा। क्या कोंकण राजस्थान गुजरात में भी है? नहीं है।
दमन से ही माना जाता है, मतलब ताप्ती के दक्षिण से ही माना जा रहा है। ताप्ती के दक्षिण से तो मोटा मोटी मानिए कि गुजरात 9 के बराबर है, तो गुजरात छोड़ ही दीजिएगा, ताप्ती के दक्षिण में, ठीक है। लेकिन हमको नहीं लगता गुजरात ऑप्शन देगा, देगा तो फिर विवादित हो जाएगा। अधिकांश किताब लिख रही है कि ताप्ती के दक्षिण से इसका विस्तार है ना। उसके बाद जैसे मान लीजिए केरल यहाँ पर दे दे, या इधर में आंध्र प्रदेश दे दे, या तमिलनाडु दे, तो पकड़ लेंगे आप लोग, ठीक है। इतना ना ये विवादित है ना, कई लोग दमन कर दिए हैं, कई लोग मुंबई भी कर दिए हैं। अलग अलग किताब अलग अलग चीज़ें लिखती हैं। भूगोल में थोड़ा सा समस्या यही पे है कि उसका स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया है। एक स्पष्ट भी है नहीं है ना, एनसीईआरटी में दिया है नहीं ना। अब जैसे एवरेस्ट का चोटी है ना, तो नया वाला में देखिएगा 8850 है, लेकिन अभी भी जितनी किताब आती है सब में 8848 ही रहता है ना। अब मान लीजिए दोनों ऑप्शन रहेगा, फिर किस में लगाइएगा? दोनों रहेगा तो, क्योंकि नई वाली तो 8850 किया है, फिर लेकिन वो तो पूछा है एवरेस्ट की ऊंचाई, वो ये नहीं पूछा है कि इंडिया में कितना ऊंचा है, भारत में कितना ऊंचा है। 50 रहेगा तो इसका मतलब कि पूछा जा रहा, चाह रहा है कि 50 ही है ना। लेकिन फिर भी विवादित तो रहेगा ही ना ये, नहीं फिर भी विवादित ही रहेगा। एनसीईआरटी तो फिर से लिखा जा रहा है, एनसीईआरटी का भी 20-30% जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है, लिखा जा रहा है फिर से। तो कोंकण तटीय मैदान जो है, आप महाराष्ट्र और गुजरात ही ज़्यादा कीजिएगा, महाराष्ट्र प्लस गोवा, गोवा ये ज़्यादा है, क्योंकि स्पष्ट दिखाई देता है, किसी भी एटलस में देखिएगा तो स्पष्ट दिखाई देगा। तो महाराष्ट्र और गोवा में इसका विस्तार है। आगे क्या लिखे हैं? इस क्षेत्र की या इस तटीय मैदान की संरचना, इस तटीय मैदान की संरचना में बैसाल्ट की प्रधानता है। इस तटीय मैदान की संरचना में बैसाल्ट की प्रधानता है। इस तटीय मैदान की संरचना में बैसाल्ट की प्रधानता है, बैसाल्ट की प्रधानता है। अगर गोवा में है तो मांडवी ज्वारी आएगा। लिखिए, इस क्षेत्र में मांडवी ज्वारी इत्यादि नदियां प्रवाहित होती हैं, मांडवी ज्वारी नदियां इत्यादि प्रवाहित होती हैं। ज्वारी, मांडवी और ज्वारी नदियां प्रवाहित होती हैं। आगे लिखिएगा कन्नड़ तटीय मैदान। बाकी का 1-2 लाइन आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, पर्यावरणीय संकट या जलवायु जो भी आपको दिखाई दे, ठीक है, एक बार समझ ही गए हैं। आगे लिखिए कन्नड़ का मैदान। कन्नड़ का मैदान, थोड़ा फास्ट हो जाते हैं अब। यह मैदान कर्नाटक में विस्तृत है, यह मैदान कर्नाटक में विस्तृत है, और यह क्षेत्र पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे संकीर्ण क्षेत्र है। सबसे नैरो अगर कहीं विस्तार हुआ है तो कर्नाटक में ही हुआ है। यह मैदान कर्नाटक में विस्तृत है सब पश्चिम तट पे ही, आप चाहे तो उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। कन्नड़ का तटीय मैदान भारत के कर्नाटक राज्य में है, और यह पश्चिमी तट का सर्वाधिक संकीर्ण क्षेत्र है, यह तट है, सबसे ज्यादा नैरो यही यह मैदान है, ठीक है ना। पश्चिमी क्षेत्र कह लीजिए, पश्चिमी भाग कह लीजिए, बात समझ गए। उसके बाद क्या यह सब संकीर्ण, सबसे नैरो है, सबसे संकीर्ण, मतलब तट जो है ना, उस तट को अगर देखेंगे आप, जो तट है मान लीजिए कि हम तट बना रहे हैं, तो तट जाएगा लेकिन ऐसे संकरा हो जाता है, ठीक है, केरल में थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। तो जो तट है कन्नड़ वाला सबसे संकीर्ण है, सबसे कम है। इधर मान लीजिए कि चौड़ाई 80 किलोमीटर होगा, तो यहाँ पे 50 ही है, फिर इधर जाने के बाद 70 हो जाएगा। तो ये सबसे नैरो है। इस क्षेत्र में लैटराइट चट्टानों का विकास हुआ है, इस क्षेत्र में लैटराइट चट्टानों का विकास हुआ है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, भारी वर्षा होती है।
पश्चिमी तटीय मैदान में अगर कन्नड़ तट को देखेंगे तो यहाँ फसल कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बागानी फसल हो जाएगा, जिसमें कौन सा होगा, कॉफी, चाय भी कह सकते हैं, चावल, मोटा अनाज ना, मोटा अनाज राजस्थान गुजरात। तो कॉफी, चाय, चावल कर दीजिए। चाहे तो आप तट के किनारे नारियल की भी प्रधानता है, पश्चिमी तटीय मैदान में नारियल की भी प्रधानता है। नारियल आपको गोवा से ही दिखाई देना शुरू हो जाए, मतलब महाराष्ट्र के थोड़ा सा और दक्षिण जाएंगे तो वहां से शुरू होकर के गोवा में सिर्फ नारियल ही नारियल दिखाई देगा। उसके बाद काजू दिखाई देता है ज़्यादा, 5 रुपए का जो चॉकलेट होता है ना, वो काजू वाला गोवा में मिल जाता है। हम लेकर के आए थे 1 पैकेट, सब खा गए हैं। नारियल तो पटना में भी होगा, लेकिन प्रधानता की बात है, प्रधानता की बात है, मतलब उस जलवायु के अनुसार वहां पे नारियल का ज्यादा विकास हुआ है। क्या पटना में वैसा नहीं है ना, होने को तो कहीं हो जाएगा। हम लोग अब पटना में सेव का घर घर देखिएगा तो लग जा रहा है पेड़, तो ये नहीं ना मानेंगे कि कश्मीर वाला टेम्परेचर या जो क्लाइमेटिक कंडीशन वो पटना में आ गया है। हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल के दृष्टिकोण से। सेव ढेर सारे लोग तो फेसबुक पे दिखा रहे हैं कि गमला में हो रहा है, सेव लटक जा रहा है ना। तब बहुत सारे लोग फेसबुक पे दिखा रहे हैं कि यहाँ सेव हो गया है। आम का इतना बढ़िया दिखा रहे हैं लोग फोटो। अब घर से बाहर आप नहीं निकलते होंगे हैं, नहीं, आम गमला में भी लोग कर रहा है, अपार्टमेंट में गमला लगा करके उसमें आम निकल जा रहा है। लगता है कि आप लोग हमसे भी ज्यादा पीछे हैं तकनीक के मामले में। एक तो हम पीछे हैं ही, आप लोग हमसे भी पीछे हैं। तो आप क्या सर्च करते हैं, ठीक है। हो गया कन्नड़ का, और लिखवाएं कन्नड़ पे। बाकी आप लोग थोड़ा बहुत लिखते रहेंगे ना, 4-5 जो पॉइंट बता दिए वो हो गया, लिखते रहिएगा। नहीं होगा तो किसी किताब से सहायता ले लीजिएगा। अब देखिए मालाबार, मालाबार तटीय मैदान, और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला 2 ही मैदान है, मालाबार और कोरोमंडल। तो मालाबार तटीय मैदान ये मतलब इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक एक्सरसाइज का नाम ही, मतलब जो नवल एक्सरसाइज है उसका नाम ही मालाबार कर दिया गया है। किसके साथ होता है, यूएस के साथ। तो मालाबार का जो तटीय क्षेत्र है, क्या वास्को डी गामा इसी तट पे आया था, हाँ। तो मालाबार का जो तटीय क्षेत्र है वो केरल में विस्तृत है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान पे केरल राज्य में स्थित है या विस्तृत है, ठीक है। ये जो मालाबार है, इस मालाबार के क्षेत्र में या इस तटीय क्षेत्र में यहाँ पे भी लैटेराइट मिट्टी का विकास जो है ज्यादा हुआ है, लैटेराइट मिट्टी का विस्तार ज्यादा हुआ। लेकिन इन क्षेत्रों में जो नदियां प्रवाहित होती हैं, जैसे केरल की जो नदी है भरतपुजा, पंबा और पेरियार, तो इन नदियों के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। इन नदियों के क्षेत्र में या नदियों के मुहाने पे जलोढ़ मिट्टी का भी विस्तार मिलता है। जैसे कन्नड़ है, तो कन्नड़ के मैदान में एक नदी भरी है शरावती, नेत्रवती भी है, तो शरावती नदी वाले इलाके में भी हल्का जलोढ़ दिखाई देगा। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण केरल हो जाता है। भरतपुजा, पंबा, पेरियार की जो नदी है वो इस मैदान से प्रवाहित होती है, गुजरती है। तो इन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा का भी विकास हो गया है। अब सवाल आपके पास रहेगा कि मालाबार तटीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस मृदा का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए लैटेराइट, ऑप्शन बी जलोढ़, ऑप्शन सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी शुष्क मिट्टी। फिर दोनों लगाइए, जलोढ़ भी लगा दीजिए। जितना भी नदी घाटी है वो सब जलोढ़ मिट्टी का रहेगा और लैटेराइट का भी वहां पे विकास रहेगा। लैटेराइट मिट्टी का विकास किस क्षेत्र में होता है, जहां वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इस कारण से भूमि के ऊपरी स्तर पे फेरस और एल्युमिनियम नीचे चला जाता है ना, कि ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाएगा लोहा, ठीक है। जितना भी पोषक तत्व है वो रिस के नीचे चला जाता है। और ये लैटेराइट मिट्टी किसके लिए ज्यादा उपयोगी है, कॉफी के लिए, चाय के लिए, है ना, इसी मिट्टी में। और जो जलोढ़ है वहां पे चावल की खेती होगा, मतलब धान का प्रोडक्शन ज्यादा होगा वहां पे, ठीक। तो मालाबार का जो तटीय क्षेत्र है
उसमें कुछ आपको डिफरेंट विशेषता मिला है कोंकण की तुलना में, ठीक है, उसको याद रखिएगा। लिखवा दें कि लिख लिए हैं? लिख लिए हैं। लिखिए, मालाबार तट का विकास भारत के केरल राज्य में हुआ है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग टाइटल डाले हैं पश्चिमी तटीय मैदान, तो पश्चिमी लिखवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको। मालाबार तटीय मैदान का विस्तार भारत के केरल राज्य में है, भारत के केरल राज्य में है। इसके पूर्वी भाग में पश्चिमी घाट पर्वत तथा पश्चिमी भाग में अरब सागर स्थित है। पूर्वी भाग में पश्चिमी घाट पर्वत और पश्चिमी भाग में अरब सागर स्थित है। इन दोनों के बीच में मालाबार तट का विकास हुआ है। चाहे केरल का चाहे कन्नड़ का, कहीं कहीं का पॉइंट आप लोगों को मिल जाता होगा तो कहीं भी जोड़ सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट रहता है तो अलग अलग निकल जाता है लॉजिक, ठीक है। ये सब इसलिए बता रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्चुअल दायरा बढ़ जाए, आप लोग खुद ही लिखें बजाय किताब या रट्टा लगाने का। उसके बाद आप लोग लिखेंगे इस क्षेत्र की धरातलीय संरचना या इस तट की संरचना, इस तट की भूगर्भिक संरचना में लैटेराइट चट्टानों की प्रधानता है। लैटेराइट चट्टानों की प्रधानता है। मालाबार तटीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा सबसे अधिक होती है। सारे तटीय क्षेत्र मिला लीजिए, कोंकण हो, कन्नड़ हो, मालाबार हो, उत्कल हो या उत्तरी सरकार हो या कोरोमंडल हो, मालाबार तटीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा सर्वाधिक होती है। सबसे ज्यादा वर्षा की मात्रा इसी तट पे होती है। मान लीजिए ऑप्शन है, हाँ, मानसून भी सबसे पहले यहीं पहुंचेगा। आप ये भी लाइन लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट आ गया, लिख लीजिए, किताब में नहीं मिलेगा। लिख लीजिए, इसी तट में सबसे पहले मानसूनी हवाओं का प्रवेश होता है, या मानसूनी हवाओं से बारिश सबसे पहले इसी क्षेत्र में होती है, क्योंकि केरल में मानसून आ ही रहा है। एग्जाम में सच में आप लोग कभी मेंस दीजिएगा ना, तो जाइएगा एग्जाम हॉल में तो कुछ याद ही नहीं आता है। एग्जाम में कुछ नहीं याद आता, जो आप लोग कॉन्सेप्ट समझे ना वही याद आएगा। फिर आपको लगेगा कि हमको खुद से पढ़ना चाहिए था और कुछ कुछ ट्रिक अपनाना चाहिए था। तो समझे रहेंगे तो हम मान लीजिए कुछ पॉइंट नहीं भी बताएंगे तो आप लोग पढ़ते पढ़ते और पॉइंट जोड़ दीजिएगा। कुछ भी नया होगा तो आप लोग जोड़ सकते हैं उसमें। किताब जल्दी अपडेट होता कहाँ है? किताब जल्दी अपडेट नहीं होता है, मतलब उसका कवर पेज बदल जाता है, भीतर का कंटेंट वही रहता है, और 2-4 पेज हो सकता है कि लास्ट में जुड़ जाए, लेकिन अंदर वाला सब वही रहता है, वो चेंज नहीं करता जल्दी। उसके बाद लिखिएगा मालाबार तटीय क्षेत्र में चाय, कॉफी, चावल, मसाले इत्यादि की खेती होती है। चाय, कॉफी, चावल, मसाले इत्यादि की खेती होती है। तटीय इलाकों में नारियल की कृषि भी की जाती है। तटीय क्षेत्र में नारियल की कृषि भी की जाती है, थोड़ा जो समुद्र से और नजदीक रहेगा उस क्षेत्र में। उसके बाद एक लाइन और लिख लीजिएगा, मालाबार तट की प्रमुख नदियों में भरतपूझा, पंबा, पेरियार इत्यादि नदियों की प्रधानता है, या प्रवाहित होती हैं, इत्यादि नदियां प्रवाहित होती हैं। जैसे अब देखिए एक सवाल रहे, नया सवाल एकदम से, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मालाबार तट से प्रवाहित नहीं होती है? भरतपूझा है, JHA है लास्ट में, है ना। भरतपूझा, पंबा हो गया, पेरियार हो गया, ठीक है। तो जैसे अब ये सवाल रहे कि निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध मालाबार तट से नहीं है, ये 3 ऑप्शन रहे और एक में शरावती रहे। फिर आप लोग गेस कर लेंगे, अभी गेस कर ले रहे हैं। कोई नदी रहेगा तो आप लोग गेस कर लीजिएगा ना,
बीसों नदी का नाम रहे, आप लोग गेस कर लीजिएगा कौन सा क्षेत्र में कौन सी। अब जैसे मान लीजिए कि एनसीईआरटी पढ़िएगा नदी वाला, तो उसमें एक सवाल रहेगा कि शत्रुनिजी, शत्रुनिजी, ये एनसीईआरटी 11th की किताब में इस नदी की चर्चा की गई है, किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। एकदम नया सवाल आ गया, फिर क्या करेंगे। अगर तट का नाम रहे, काठियावाड़ रहे, कोंकण रहे, ठीक है, या कन्नड़ रहे या फिर मालाबार रहे, तब आप लोग काठियावाड़ लगा दीजिएगा। ठीक है, काठियावाड़ के क्षेत्र में, हाँ नए एनसीईआरटी में दिया है, शत्रुनिजी का नाम दिया है, ढाढर का नाम है 11th वाले में, हाँ शत्रुनिजी, ढाढर, भद्रा का भी नाम दिया है, आप लोग देखिए अच्छे से। हम ये तीनों नदी का नाम जो बता रहे हैं सब एनसीईआरटी में दिया हुआ आपको मिलेगा, देखिए तो सही, लाए हैं, ये लाए हैं। किसी के पास है एनसीईआरटी, देखिए तो दिया है ना शत्रुनिजी का नाम। उसी के बगल में लिख लीजिएगा, इन सबको गंभीरता के साथ पढ़ना है, केवल किताब आप लोग का नया रह जाता है, पढ़ते नहीं है। अब आ जाते हैं पूर्वी तटीय मैदान पे। तो पूर्वी तटीय मैदान के एक तरफ पूर्वी घाट पर्वत है, चाहे कोई हो जाए, आपको भौगोलिक लोकेशन दिखाने में आसानी हो जाएगी। एक तरफ पूर्वी घाट है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी के मध्य विस्तृत है। ठीक है, तो चाहे उत्कल प्लेन हो, चाहे वो आंध्रा प्लेन हो, या उत्तरी सरकार हो, चाहे वो कोरोमंडल हो, ये सब का सब एक तरफ पूर्वी घाट पर्वत है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी स्थित है। अब इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैदान पूर्वी घाट पर्वत और बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है। ये तीन ऑप्शन रहेगा, ए, बी, सी, और चौथा दे देगा कन्नड़, चौथा दे देगा कन्नड़। तो पूछेगा कौन है और कौन नहीं है, गेस कर लेंगे आप लोग। सवाल अभी तक इस तरीके से आया नहीं है, सवाल अभी बस कोरोमंडल तट का कुछ आया है कि कहाँ पे किस राज्य में, तो बहुत आसान है। लेकिन इसका पूछ दे कि कौन सा मैदान पूर्वी घाट पर्वत और बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है, तो ये तीनों मैदान आ जाएगा, और जो भी ऑप्शन देगा उसको आप लोग छांट दीजिएगा। ठीक है, चाहे कन्नड़ दे, चाहे कोंकण दे दे, चाहे मालाबार दे दे, है ना, कच्छ काठियावाड़ दे दे, आप लोग छांट दीजिएगा कि ये जो मैदान है वो कहाँ पे स्थित है। उत्कल मैदान का विस्तार माना जाता है स्वर्ण रेखा से महानदी उड़ीसा मान के चलेंगे। ठीक है, उड़ीसा का जो मैदान है, मतलब स्वर्ण रेखा के दक्षिण से लेकर के महानदी के बीच में, तो उत्कल प्लेन का विस्तार हुआ है उड़ीसा में। क्या है, उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश वाला है, अभी हम आएंगे इस पे। तो फिलहाल उत्कल को समझिएगा। आप लोग जनगण सुने हैं, उसमें है उत्कल की चर्चा। तो हाँ हाँ, तो उत्कल आ रहा है ना उसमें, तो यही उत्कल है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र ही था। ठीक है, तो उत्कल प्लेन जो है वो उड़ीसा में लोकेटेड है। कहाँ पे, पूर्वी घाट पर्वत बनाम बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत में बेसाल्ट है कि नहीं है, नहीं है, इसीलिए इस क्षेत्र में कौन सा संरचना पाया जाएगा, इस क्षेत्र में जलोढ़ संरचना ज्यादा है। क्यों, क्योंकि नदियों का पूर्वी भाग में बहाव बहुत ज्यादा है, इसीलिए अगर यहां बेसाल्ट रहे नहीं होगा। समझ गए। एक और चीज पहले हम बताए थे कि पूर्वी तट की तुलना में जो पश्चिमी तट है वो थोड़ा चौड़ाई में ज्यादा है ना, उसको भी आप लोग ध्यान रखिए। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, नदियों का बहाव, यानी कि नदी अपने साथ जितना भी मलबा लेकर के जाती है वो तटीय इलाकों में जमा कर देती है, इस कारण से मैदान की चौड़ाई क्रमशः बढ़ती गई है, और पूर्वी घाट पर्वत की जो क्षेत्र है वो सिकुड़ते जाएगा। समझ गए, उसी का तो अपर्दन करेगी, पूर्वी घाट पर्वत का ही तो अपर्दन करके उसको छोटा करेगी और उसका सारा मलबा निक्षेप करेगी, है ना। तो ये हो जाएगा। तो उत्कल प्रदेश में ये सब आप लोग जरूर से ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे खेती में क्या आ जाएगा, चावल ही आएगा, ज्यादातर अधिकतर चावल ही आएगा। ठीक है, और इधर में फिशरीज यानी कि मत्स्यन का विकास ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो मछली पकड़ने का भी क्षेत्र है। मछली हर जगह होगा, लेकिन अब कहीं पे आप लोग
चाय कॉफी डाल दीजिएगा, कहीं पे मछली डाल दीजिएगा, सब में इकट्ठे एक ही में नहीं कि सब लगे कि वही है ना। थोड़ा थोड़ा एक आध का डिफरेंट। हाँ, लेकिन अगर सब रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा अच्छे से दिखाएं, नहीं तो मालूम चला है कि तो पूरा का पूरा तटीय इलाका ही मछली उत्पादन करता है ना। मछली तो आंतरिक भाग में पाया जाता है, लेकिन अगर आपको आंसर जैसे सिर्फ पूर्वी घाट का रहे, सिर्फ पूर्वी तट का रहे, तो आप लोग चाहे तो एक में दिखा दीजिए मछली का ज़्यादा होता है ना, एक में चावल को ज़्यादा कर दें, एक में दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, एक में दोनों को जोड़ दीजिए। कुछ और आपको इसलिए विशेषता दिखाई दे देगा कि इस क्षेत्र में प्रवाली संरचना का विकास ज़्यादा हुआ है, जो समुद्री जीव है मूंगा, है ना। तो इस मूंगे का निक्षेप जो है तटवर्ती क्षेत्रों में भी हुआ है। चिल्का झील क्या है? लैगून है। लैगून कैसे बनता है? उसमें प्रवाल का भी तो रोल होता है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप लोग गौर करके एक एक विशेषता कहीं कहीं जोड़ दीजिएगा। जैसे मछली ज़्यादातर होता है आंध्र प्रदेश वाला तटीय क्षेत्र में, है ना, तो इसको यहाँ पे शो कर दीजिए। यहाँ पे चावल कर दीजिएगा ज़्यादा, ठीक है, कहीं नारियल ताड़ कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है। अब जैसे मान लीजिए कुछ आ ही नहीं रहा है तो मैंग्रोव वन भी तो है, मैंग्रोव भी तो है डेल्टाई क्षेत्र में, कहीं मैंग्रोव जोड़ दीजिए, समझ रहे हैं। तो उत्कल प्लेन का आप लोग लोकेशन लिखिएगा। इस मैदान का विस्तार भारत के पूर्वी तट पे, इस मैदान का विस्तार भारत के पूर्वी तट पे, इस मैदान का विस्तार भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में हुआ है। उड़ीसा राज्य में हुआ है, यह उड़ीसा में हुआ है, पूर्वी तट लोकेशन है। इसके पूर्वी भाग में पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी, पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी भाग में पूर्वी घाट पर्वत है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, सब में यही लाइन लिख देना है, चाहे वो उत्कल आए, चाहे वो आंध्रा आए, चाहे वो कोरोमंडल आए। किसका? उत्कल का थोड़ा बहुत हो सकता है, अदरवाइज आपको प्रधानता दिखा दीजिए। स्वर्ण रेखा नदी में ही है, इसको मानक नहीं माना जाए, मानक मैप ये नहीं है ना। जैसे आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो मालूम चला होगा कि एक समय ऐसा था कि बंगाल में बिहार भी था और उड़ीसा भी था, ठीक है। अब इसका डिवीजन हो गया, 1912 में ये हट गया। वो भी था, ठीक है, तो ये हट गया यहां से, और बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हो गया। अब बात आ गई कि क्या उत्कल का मैदान बंगाल में भी है? थोड़ा बहुत हिस्सा हो सकता है ना, उसी एरिया का है। तो यहाँ विवाद मत कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ लिखिए कि इसका जो विस्तार ज्यादा कहाँ पे है, ओडिशा में है, ओडिशा में है, ठीक है। भूगोल में कोई एक लाइन आप नहीं गेस कर सकते हैं, ये खींच दिए हैं ओडिशा में है, तो वही तो हम बोल रहे हैं, यही हमने कहा भी आपको, इसकी जो प्रधानता या इसका जो मुख्यतः विस्तार जो है ओडिशा में है। कोई भी एक आप लाइन नहीं गेस कर सकते हैं कि ये लाइन हमने खींच दिया है, इधर में 100 सेंटीमीटर की वर्षा होगी और इधर में 50 की होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई आप लाइन नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि यहाँ खींच दिए हैं, इधर में पश्चिमी घाट है, इधर में पूर्वी घाट है, पूरा का पूरा एक जोन है ना। कल आपको इकोटोन जब हम बता रहे थे तो उसमें था ही ना, 2 पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषता पाई जाती है। इसीलिए यूपीएससी पीटी पूछने का तरीका बदल दी है, एकदम से रट्टा वाला नहीं पूछते जहां पे विवाद हो जाए। बाकी पीसीएस वगैरह भी उसी तरीके से चल रहा है, ठीक है। क्या है? अब देखिए दूसरे नंबर पे लिखिएगा, बाकी आप लोग चावल वगैरह सब कर लेंगे ना, वो सब कर लीजिएगा। यहाँ भी जलवायु का प्रभाव, परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा इस इलाके में, ठीक है। अगला लिखिएगा उत्तरी सरकार का मैदान, उत्तरी सरकार का मैदान। उत्तरी जो सरकार है उसका विस्तार आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में हुआ है। उत्तरी सरकार हालांकि है उड़ीसा में भी थोड़ा सा,
थोड़ा सा है इलाका, लेकिन मुख्यतः लिखिएगा कि आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में इसका मुख्य रूप से विस्तार हुआ है, उत्तरी सरकार का। तीस्ता कहाँ आ गया? हाँ? कृष्णा, हाँ हाँ, कृष्णा कह सकते हैं कि महानदी से लेकर के कृष्णा के मध्य इसका विस्तार, एकदम एग्जैक्ट सही है। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखिएगा यह तटीय मैदान, यह तटीय मैदान कृष्णा एवं महानदियों के द्वारा, महानदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से प्रभावित है। ठीक है, या इस मैदान में महानदी और कृष्णा नदियों के लाए गए जलोढ़ का जो निक्षेप है वो अधिक मिलता है, वो भी लिख दीजिएगा। दो नदी की चर्चा कर देते हैं, उसके बाद बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें खेती क्या होता है, उसका आर्थिक महत्व क्या हो जाएगा, उसमें जलवायु परिवर्तन क्या होगा, वो सारा कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कोरोमंडल तट देखें। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश के दक्षिण में और तमिलनाडु के राज्य में है। कोरोमंडल तटीय क्षेत्र का विस्तार आंध्र प्रदेश के दक्षिण में, आंध्र प्रदेश के दक्षिण में और तमिलनाडु में है, जो तमिलनाडु का इलाका है वहां पे है। ठीक है, इस क्षेत्र में कौन सी नदी ज्यादा आपको दिखाई देगी बहते हुए? कावेरी, कावेरी का इलाका हो गया ये। अब आपसे एक सवाल पूछा जाए कि पुडुचेरी किस मैदान में स्थित है? कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो बाकी 3-4 पॉइंट आप लोग अपने से लिख लीजिएगा कि इसमें कावेरी नदी भी प्रवाहित होती है ना, उसके द्वारा जो मलबों का निक्षेप किया जाता है, या डेल्टाई जो क्षेत्र है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। कुछ चाहे तो शहर का भी नाम बता सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इस क्षेत्र में जो कुछ फसल होता है उसका नाम कर दीजिएगा। फसल में क्या आ जाएगा? नारियल आ जाएगा, चावल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हल्का फुल्का इधर गेहूं भी हो जाता है। ठीक है, गन्ना कर दीजिए, है ना। तो ये सब का सब जो फसल है वो यहाँ पाया जाता है कोरोमंडल में। ठीक, सवाल कहाँ से ज़्यादा पूछा गया है? सवाल कोरोमंडल का और मालाबार का ज़्यादा पूछा गया है। अभी जो बाकी रह गया है बीपीएससी में, उत्कल, आंध्रा, कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ है। कोंकण हल्का पूछा गया होगा, डीप उसमें सवाल नहीं पूछा गया होगा। क्या पूछा गया कि किस राज्य में है, बस इतना ही ना, और ज्यादा तो नहीं पूछा गया है। हैं? कहां से कहां तक है तो बता दिए होंगे ना, 2 ही ऑप्शन था। तो आप लोग बना ही लिए होंगे ना, तो बहुत आसान सवाल पूछ ली ना। अब आप लोग ज्यादा बना सकते हैं ना इतना पढ़ने के बाद, कि रट्टा लगाना पड़ेगा। अब रटना नहीं पड़ेगा, मेरी जो भूमिका थी वो इतना ही थी। उसके बाद आप लोग किताब में जाइएगा तो उसको उसमें कैटेगराइजेशन कर दीजिएगा। जो भी जैसे आर्थिक महत्व कुछ दिख गया आपको उसके लिख देना है ना। इस मान लीजिए बस सरकार जो है कुछ नया चीज शुरुआत कर रही है, उसमें आपको उसका महत्व दिखाई दे रहा है, वहां पे लिख दीजिएगा। जैसे बिहार के बारे में आपको हम इससे पहले वाले बजट में बताए थे कि गंगा नदी के किनारे बिहार सरकार 13 जैविक कॉरिडोर का विकास कर रही है। पिछला बजट में, उस समय भी लोग बहुत खुश हो गए थे, जैसे आज एक्सप्रेसवे पे खुश हो गए होंगे, तो उस समय 13 जैविक कॉरिडोर पे लोग बहुत खुश हो गए थे। तो ये बना क्या? नहीं बना ना। चलाई थी ना, तो हो गया, अप्लाई हो गया, नहीं हुआ ना। तो वही एक्सप्रेसवे का भी हमको लग रहा है, ये जो एक्सप्रेसवे आपको पढ़ा है तो खूब खुश है, लेकिन हमको लग रहा है कि बनाएगी कहाँ? ऑलरेडी 4 लेन है, पटना से बक्सर जो है 4 लेन है ना, इसी को एक्सप्रेस में बदल देगी। रप हैं? अच्छा, जनता को मूर्ख बना रही है सरकार। लेकिन हम जब पिछली बार पढ़ा रहे थे बजट, तो उसमें 13 जैविक कॉरिडोर से सब लोग बहुत खुश हो गए थे, मतलब बहुत खुश हो गए कि 13 जैविक कॉरिडोर, मतलब बिहार ऐसा राज्य बन जाएगा जहां हम लोग को दवा वाला जो सब्जी है वो नहीं मिलेगा। लेकिन जैविक कॉरिडोर बना कहाँ? वही हमको भी लग रहा है कि पटना बक्सर तो ऑलरेडी बना हुआ है, अभी हाल ही बना है, पिछले साल उद्घाटन हुआ है। 13 जैविक कॉरिडोर बना कहाँ? 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 13 जैविक कॉरिडोर ब
हाँ, तो वो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम जो परसों पढ़ाए हैं आप लोगों को उसकी बात कर रहे हैं कि पटना से बक्सर वाला जो है ऑलरेडी एक है, तो इसको कैसे, इसी को कर देंगे, मतलब एक बार रफू हो गया है उसके ऊपर भी रफू कर दें, है ना। हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है, जो शैडो जोन है, जैसे मान लीजिए कि मानसून जो है वो ऊपर चढ़ी, इस तरफ में ढाल ज़्यादा है, संघनित हो गई, बारिश कर दी, ठीक है। इस तरफ जब पार करती है मानसूनी हवाएं या वर्षा युक्त हवाएं, तो वो उसकी जो आर्द्रता है वो नीचे जाने पे गर्म होता जाता है, तो अपनी आर्द्रता को खो देती है। इस कारण से ये पूरा का पूरा जो पर्वत का इस क्षेत्र है वो वर्षा से अप्रभावित रहता है, वर्षा नहीं होता है, इस कारण से पूरा क्षेत्र जो है अप्रभावित है, तो वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। समझ गए? और कोई दिक्कत? ये हमेशा आपको पर्वतीय ढाल के उस पार दिखाई देगा, हमेशा। ये आपको मैदान में नहीं दिखेगा वृष्टि छाया क्षेत्र, हमेशा पर्वतीय भाग में ही दिखाई देगा कि एक तरफ वर्षा ज्यादा हो गई, यानी कि जो तट है इधर में ज्यादा वर्षा हो गया, और तट के बाद जब ये आंतरिक भाग में जा रही है तो हवा सूख गई, ठीक है, इस कारण से बारिश नहीं हुई, तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो अप्रभावित है। इसीलिए तो सवाल पूछा जाता है कि आखिर क्यों मुंबई में बारिश ज्यादा हो रही है, पुणे में कम हो रही है ना। तो उसके पीछे वही कारण है कि वो पुणे जो है वो तुलनात्मक रूप से वृष्टि छाया में पड़ता है, इस कारण से वहां पे है। हाँ, अभी बाढ़ आ गया है, वो जलवायु परिवर्तन का खेल है। जयपुर में बारिश हो रही है, जिस जयपुर में बारिश नहीं होता था, जयपुर में एक दो दिन बारिश हो जाता था, अब जयपुर में बाढ़ आ रहा है। और क्या? हाँ, थार जो है अरावली के कारण वृष्टि छाया पड़ जाता है, दो कारण हो जाता है थार में। एक तो जो अरब सागर की हवाएं हैं वो सीधा निकल जाती है हिमालय तक, ठीक है, तो हवा रोकने के लिए कोई यहाँ पे अवरोधक ही नहीं है, इस कारण से बारिश हुआ ही नहीं है। और जो बंगाल की खाड़ी वाली हवा जाती है वो भी इधर गुजर जाती है, और इधर में जो प्रवेश करती है वो अरावली के कारण पूरा का पूरा इलाका शुष्क हो जाता है ना, इस कारण से बारिश वहाँ पे नहीं होता है। लेकिन वृष्टि छाया का जो टर्म इस्तेमाल होता है वो पश्चिमी घाट पर्वत के संदर्भ में ज़्यादा किया जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत का जो पूर्वी भाग है ये वृष्टि छाया, हाँ, ये ज़्यादा होता है। कौन सी किताब में लिखा है अरावली वाला, क्या कि अरावली का ये क्षेत्र वृष्टि छाया है? अरावली का नहीं दिया होगा, जबरदस्ती व्याख्या किया जा सकता है, अरावली लंबाई में है ना, इसीलिए नहीं। हाँ, तो अब इसको जबरदस्ती कह सकते हैं, ये ऑलरेडी यहां जाते जाते कमजोर हो जाती है, ये ऑलरेडी यहां आते आते कमजोर हो जाती है, हैं? जल विभाजक अलग चीज है, जल विभाजक क्या है, हैं? दो अपवाह बेसिन को डिवाइड करने वाला क्षेत्र जल विभाजक होता है, यानी इधर से लूनी इधर से बनास, जल विभाजक है। हिमालय, यहां वृष्टि छाया प्रदेश की बात हो रही है। खैर आगे आप लोग हाँ, समय है, थोड़ा सा 5 मिनट और देख लीजिए। अब एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सवाल पूछा गया है 10 डिग्री चैनल का, और डंकन पास का पूछा गया है। अंडमान द्वीप दरअसल मतलब टोटल जो द्वीप है 572 है, 572 को नहीं पढ़ना है। 572 में से एक तो नॉर्थ अंडमान पढ़ लीजिएगा, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, और उसके बाद कार निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार, ठीक है, और उसके बाद लिटिल निकोबार। हाँ, लिटिल, ये वाला लिटिल लिटिल निकोबार है। तो 1 2 3 4, उसके बाद 2 इधर मान लीजिए ग्रेट और लिटिल, और एक कार, 5 6 7। इस इलाके का पूरा 7 क्षेत्र का अध्ययन कर लीजिएगा बीपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए जो नॉर्थ अंडमान है, नॉर्थ अंडमान और जो ग्रेट निकोबार, यहां से यहां तक ये लंबाई में विस्तृत है। इस क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, भूगोल के अनुसार या भूगोलवेता के अनुसार इस क्षेत्र का निर्माण में बताया गया है कि ये हिमालय पर्वत की डूबी हुई ही श्रृंखला है जो समुद्र से बाहर निकल गया है, हिमालय का कहा जाता है, अरकान भी कह सकते हैं।
तो हिमालयन, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा टर्शरी संरचना है, तो हिमालय पर्वत का ही वो भाग है जो समुद्र से बाहर निकल गया है। और इसी में जो भाग बाहर निकल गया उसको हम लोग डिवाइड कर दिए हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, उसके बाद कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये इतना इलाका आपको पढ़ना रहेगा। जो सवाल पूछा गया है वो 10 डिग्री पे ज्यादा पूछा गया है। सवाल पूछा गया कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य में स्थित है। इसी में कंफ्यूज हो जाता है लिटिल और कार वाले में, यही सवाल ज्यादा पूछा गया है। लेकिन अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि और भी सवाल पूछा जा सकता है, जैसे नॉर्थ अंडमान, कौन कौन सा, एक बैरन, ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया है, इस बार पूछा है 69 में, लगता है पूछ दिया होगा। हाँ, करंट अफेयर्स से इसलिए होगा ना कि उसका नाम लगता है बदल दिया गया था पिछली बार, है ना, शहीद और स्वराज का नाम बदल दिया गया था, हैवलॉक का भी नाम बदल दिया गया था, हैवलॉक आइलैंड का भी नाम बदल दिया गया था। हाँ, तो वही पूछा गया था ना, करंट से जोड़ के पूछ दिया गया था। हाँ, करंट से जोड़, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार भी कुछ करंट पे चर्चा हो, अगर कहीं पे कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा तो, ठीक है। दो पूछा गया, दोनों अभी हम बता देते हैं। देखिए, बैरन और नारकोंडम में क्या अंतर है कि जो नारकोंडम है वो मृत बताया गया है, मतलब सुसुप्त कहा गया है, और जो बैरन है वो सक्रिय है। सक्रिय ज्वालामुखी की परिभाषा क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी की परिभाषा यह है कि वैसा ज्वालामुखी जो लगभग 100 साल से उसमें विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन होने की संभावना है। बार बार मत कहिएगा, जैसे लगेगा कि इस साल भी हो जाए, पर साल भी हो जाए। बार बार कहने का तात्पर्य हो जाए कि हमेशा होते रहता है, ऐसा नहीं है। सक्रिय में मतलब 100 साल के आसपास में उसमें एक आध बार उद्गार हुआ हो, उस ज्वालामुखी को हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो क्या आप मान रहे हैं कि हर साल हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, कम से कम 100 साल में एक बार उसमें विस्फोट हुआ रहे, उसको सक्रिय आप उसको अच्छा, आप लोग का उम्र कितना होगा? 20 से ज्यादा होगा? कभी न्यूज में सुने हैं कि बैरन आइलैंड में कुछ विस्फोट हुआ है? नहीं ना। लेकिन परिभाषा में जैसे सक्रिय ज्वालामुखी की परिभाषा क्या है कि वो हमेशा सक्रिय रहे? नहीं। तो हम भारत पढ़ा रहे हैं ना, विश्व के अलग अलग भाग में अलग अलग। अब जैसे आप लोग भूमध्य सागर में जाएंगे, वहां पे स्ट्राम्बोली है, वो उसको लाइट हाउस कह रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं इंडिया। सक्रिय का हम बता रहे हैं कि कम से कम उसमें 100 साल में एक बार ज्वालामुखी विस्फोट हो, ठीक है। तो हमने भारत के संदर्भ में ये कहा है। अब बात आ गई तो उसको बढ़ा दीजिए, एक से ज्यादा कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है? अगर इंडोनेशिया है, मलेशिया है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है ना, दिल्ली थोड़े आ रहा है वहां पे, दिल्ली नहीं ना आ रहा है बस। तो जैसे आपके मन में कभी ऐसा प्रश्न नहीं उठा कि सक्रिय ज्वालामुखी हम लोग किसको कहते हैं, था ना? तो उसमें परिभाषा में आपको दिखाई दे कि 100 साल में कम से कम एक बार उसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ रहे, अन्यथा इसको हम क्या कह देंगे? अन्यथा हम इसको मृत कह देंगे। आप इसको सक्रिय बता रहे हैं और इसमें विस्फोट हो ही नहीं रहा है, तो फिर ये मृत मृत नहीं है। हाँ, एक सुसुप्त भी होता है, उसका समय और पुराना हो जाता है, वो बहुत लंबे समय से उसमें कोई विस्फोट ही नहीं है। और वैसा ज्वालामुखी जो और ज्यादा लंबे समय से उसमें कुछ विस्फोट नहीं हुआ, उसको मृत कह देते हैं। जैसे म्यांमार का पोपा है, उसमें होता ही नहीं है, वहां के चट्टान के आधार पर उसको डिवाइड किया गया है मृत में, समझ गए? ठीक है। और जहां पे उद्गार हुआ रहेगा वहां की चट्टानें जो है कुछ नई रहेंगी। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। असल पहचानने का जो तरीका है वो चट्टानों के प्रकार के आधार पे ही उसको डिवीजन कर दिया जाता है। तो बैरन आइलैंड है, तो बैरन में तो विस्फोट ही नहीं होता है, इस कारण से भी क्यों इसको हम लोग सक्रिय कह रहे हैं? अगर विस्फोट नहीं हो रहा है तो परिभाषा में बताया गया है कि 100 साल में एक आध बार इसमें विस्फोट हुआ रहता है, तो उस ज्वालामुखी को हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें हो सकता है कि अगले आने वाले कुछ 100 सालों में विस्फोट थोड़ा तीव्र गति से हो जाए, ठीक है। तो ये बैरन हो गया। ठीक वैसा ही नारकोंडम आइलैंड है, ये भी ज्वालामुखी वाला ही हिस्सा है, मतलब इसका भी जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप ही हुआ है, ठीक है।
ये भी आप याद रखिएगा, इसको सुषुप्त कहते हैं। उसके बाद नॉर्थ अंडमान को थोड़ा समझिएगा। नॉर्थ अंडमान अंडमान का सबसे उत्तरी इलाका है और इसी इलाके में अंडमान की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, सैडल पीक। 738 मीटर की ऊंचाई है, कहीं कहीं 731 भी दिखाई देगा, 738, कहीं कहीं 731 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मोटा मोटी 738 मान लीजिएगा कि इसकी ऊंचाई है सैडल पीक का। और ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थुलियर, ये आपको एनसीईआरटी में दिखाई देगा, तो थुलियर का भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो माउंट थुलियर का भी याद रखिएगा, ये दो चोटी पूछा जा सकता है। उसके बाद एक मिडिल अंडमान आ जाता है, ठीक है। अगर क्रम लगाने के लिए देखिए साउथ अंडमान के बाद कौन सा अंडमान है, तो मिडिल अंडमान याद रखिएगा। नॉर्थ के बाद कौन सा? मिडिल है। साउथ अंडमान में अंडमान की राजधानी स्थित है। आप लोग पोर्ट, ये जो जेल है सेल्युलर जेल, इसका नाम सुने हैं? वो इसी में है, साउथ अंडमान में ही है, लेकिन हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, जीके में हो सकता है कि पूछ भी दे। तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, उसके साउथ जाने पर साउथ अंडमान की स्थिति है और साउथ अंडमान पे ही पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड है, बसा हुआ है, पोर्ट ब्लेयर है। यहां से अगर सवाल पूछे कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान के किस भाग में है, तो दक्षिणी अंडमान पे है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आइएगा तो डंकन पैसेज है, डंकन पैसेज है, यानी कि वो जलमार्ग वाला रास्ता हो जाता है। तो इस पैसेज रास्ता को हम लोग डंकन नाम दे दिए हैं। डंकन से गुजरना होगा तो इसका मतलब कि वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य वाला पैसेज है। ये पूछा जा सकता है कि डंकन पैसेज किन दो जगहों के बीच में है, ठीक है। तो किन दो स्थानों में, यानी कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है। एक सवाल ज्यादातर पूछा गया, 10 डिग्री चैनल किन दो अंडमान के द्वीपों के मध्य स्थित है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। तो हो सकता है कल को ये भी तो पूछ ले कि लिटिल अंडमान किन के मध्य है, या साउथ अंडमान किन के मध्य है, या पूरा का पूरा अंडमान का आपको ना नॉर्थ से साउथ का क्रम लगाने के लिए दे दे, नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ और साउथ में बीच में मिडिल है और सबसे साउथ में लिटिल है। अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा तो जहां लिटिल है वहां पे साउथ अंडमान कर देंगे, ऐसा गलती हो सकता है? अब नहीं होगा, एक बार देख लीजिएगा, फिर भी हो सकता है, जहां तक हमको लग रहा है 2-3 दिन में आप लोग भूल जाइएगा, हो सकता है। तो एक हल्का सा रफ मैप बना लेंगे, ये नॉर्थ अंडमान हो जाएगा, ये मिडिल अंडमान हो जाएगा, उसके बाद साउथ अंडमान हो जाएगा, उसके बाद लिटिल अंडमान। तो एन, एम, एस और एल, ये पूरा क्रम हो गया, एन, एम, एस और एल। और उसके बाद इस एस के बीच में और इस एल के बीच में डी है, डंकन पास है, और एल के साउथ में 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, इसको भी आप याद रखिएगा। जैसे ये सब जो जितना भी यहाँ आपको दिख रहा है, जैसे नानकोवेरी हो गया, चामुनिया हो गया, टेरेसा हो गया, ये सब अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो यूपीएससी में याद करना पड़ता है ना। जितना भी, जैसे नानकोवेरी आइलैंड हो गया, ठीक है, चामुनिया आइलैंड हो गया, ये सब पूछा जा सकता है, हालांकि बीपीएससी में उम्मीद कम ही है। आप लोग इंदिरा पॉइंट का नाम सुने होंगे, ये ग्रेट निकोबार पे ही स्थित था, जब सुनामी आया था तो डूब गया है ग्रेट निकोबार, है ना। नया सवाल डंकन पास से बन सकता है, 10 डिग्री पुराना हो गया, उसके साउथ में कार निकोबार की स्थिति है, उसके बाद लिटिल निकोबार की स्थिति है, और उसके बाद ग्रेट निकोबार की स्थिति है। तो ये लोकेशन भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, इतना जरूरी है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक तरफ अंडमान सी से घिरा हुआ है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इतना हो जाता है। अब आ जाइए लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप मोटा मोटी 36 द्वीप का एक पूरा का पूरा समूह है, और इसकी जो संरचना है वो प्रवाली संरचना, यानी कि कोरल रीफ इसको कहते हैं। तो इसकी व्याख्या में बताया जाता है कि हिंद महासागर के नीचे जो लकादीव चैगोस कटक है, उसका नाम ही लकादीव चैगोस रीज है, तो उसी रीज पे प्रवाली द्वीप, प्रवालों का विकास हुआ, और विकास होते होते वो ऊपर आ गए, इस कारण से वहां पे द्वीपों का निर्माण हुआ है। इस कारण से लक्षद्वीप क्या है, एक प्रकार का प्रवाली संरचना है। और अगर हम प्रवाली संरचना कर रहे हैं तो यहाँ की चट्टानों में चूने की प्रधानता हो जाती है। तो लक्षद्वीप का जो स्ट्रक्चर है और अंडमान का स्ट्रक्चर, इन दोनों में अंतर है।
बात को समझ रहे हैं? अंडमान निकोबार क्या है? पर्वत का ऊपर उठा हुआ भाग है, और लक्षद्वीप है जो समुद्री कटक पे प्रवाली जीवों का निक्षेप लगातार बनते चला गया है, इस कारण से यहाँ पे द्वीप का निर्माण हो गया है। लक्षद्वीप में भी 10 द्वीप पे ही मानव अधिवास है, केवल 10 द्वीप ही उस पे थोड़े थोड़े मानव रहते हैं। राजधानी आपको दिख रहा है, राजधानी ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप में एक सवाल पूछा जा सकता है कि मालदीव और मिनिकोय कहाँ है? ये ना, ये मिनिकोय हो गया, ठीक है, इसके नीचे मालदीव है। तो ये 8 डिग्री का जो चैनल है, ये लगता है कि 69वीं में पूछा गया है। 8 डिग्री चैनल ये 69 में यहाँ से उठा करके पूछ दिया कि किन के मध्य में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 9 डिग्री का जो चैनल है वो मिनिकोय और कवरत्ती के मध्य में स्थित है। तो ये भी आप लोगों से हो सकता है कि सवाल पूछ ले। तो लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा आप लोग लिख सकते हैं कि छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, 36 द्वीप माना जाता है, जिसमें 10 पर मानव अधिवास है। जनसंख्या भूगोल में जाइएगा तो बताया जाता है कि इसमें 94% इस द्वीप पर मुस्लिम आबादी रहती है, और इस मुस्लिम आबादी की 94.6% जो आबादी है वो जनजातीय आबादी है, अनुसूचित जनजाति की आबादी है। इस द्वीप पे किसी भी प्रकार की कोई अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी यहाँ पे नहीं है, वो जनसंख्या भूगोल का हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अमीनी दीव सारा है। हाँ, जैसे ये पूरा का पूरा अमीनी आइलैंड है, ठीक है, अमीनी आइलैंड है। नरेंद्र मोदी किसी पे, हाँ ये अच्छा सवाल बन सकता है करंट अफेयर्स में। कोई एक द्वीप, राष्ट्रपति भी गए थे, उसको अभी आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए, अभी कर लीजिए कि वो देखना ही है। किसी पे वो गए थे, फोटो वोटो आ रहा था ना, फोटो वोटो आ रहा था वो। अरे भाई आपको इतना पता तो लिख लीजिए, कम से कम याद है तो लिखिए, बीपी से देना है ना, हम बच जाएंगे, आप लोग को तो नहीं ना बचना है। हम जैसे बच गए, आप लोग को तो नहीं ना बचना, आप लोग का तो पूरा का पूरा करियर है। तो अगर आपको आ रहा है तो आप लोग नोट कीजिए। हम पढ़े थे वहां पे कि नरेंद्र मोदी उस द्वीप को विकसित करने की बात कर रहे थे। एकदम आ सकता है, उसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है 69 में, इसलिए क्योंकि आप लोग बता रहे हैं कि वो जितना भी नामकरण चेंज किया गया था उसमें पूछा गया सवाल, तो यहाँ पे भी जा सकती है सवाल। अब जैसे मान लीजिए कि उसी में अलग अलग प्रकार का ऑप्शन रहे, तो बाकी आप लोग पढ़ ही रहे हैं भूगोल में, करंट वाला आप लोग चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप का हिस्सा है। और पढ़ाएं थोड़ा सा कि छोड़ दें? ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोग जैसे घर पे जाने के बाद न्यू मूर द्वीप को देखिएगा, ठीक है। न्यू मूर कहाँ पे है, अलिया द्वीप कहाँ पे है, ठीक है, द्वारिका कहाँ पे है, ये सब आप लोग नोट करके रखिएगा, ये सब आप लोगों से पूछा जा सकता है।